हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, स्टडी आपने एसएसटी का फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें आपने थिंकर्स के बारे में स्टडी किया था। आज आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। पार्ट 2 वीडियो इसमें आपके सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फेडरिक सोरियो कौन था? तो पूछा गया है इसमें फेडरिक सोरियो के बारे में। आंसर क्या है आपका? एक फ्रांसीसी कलाकार जिन्होंने लोकतांत्रिक और सामाजिक राष्ट्र राज्यों से बनी दुनिया की एक आदर्शवादी कल्पना को चित्रित किया। ये थे फेडरिक सोरियो। सेकेंड में आज किया है राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति गर्व, निष्ठा और एकता की प्रबल भावना, साझा इतिहास, संस्कृति की और भाषा को साझा करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। नेक्स्ट, राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं? आज क्या है राष्ट्र राज्य के बारे में। आंसर, एक ऐसा राज्य जहां अधिकांश नागरिक न केवल शासक एक साझा पहचान, इतिहास और वंश विकसित करते हैं, उसे ही हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है, जहां जिस राज्य में ज्यादातर लोग जो हैं वो शासक नहीं होते हैं, जबकि अपनी साझा पहचान बनाते हैं, जैसे और इतिहास और वंश। पहचान कैसे? जैसे उनकी लैंग्वेज जो है वो सेम होती है, उनका पूजा यानी धर्म, वो जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपना सकते हैं। तो ये क्या है उनके लिए, उनका अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आज किया है कि फ्रांस की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर आज किया है कि जोल्वेरिन क्या है? तो जोल्वेरिन क्या है? 1834 में प्रेशिया की पहल पर गठित एक सीमा शुल्क संघ, जिसका उद्देश्य शुल्क बाधाओं को समाप्त करना और जर्मन आर्थिक हितों को एकीकृत करना था। यह था जोल्वेरिन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या किया गया है? उदार राष्ट्रवादी क्या है? तो उदार राष्ट्रवादी क्या है? शिक्षित मध्यम वर्ग के पेशेवर लोग जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और संवैधानिक सरकार के समर्थक थे, उनको उदार राष्ट्रवादी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 रोमांटिकवाद से आप क्या समझते हैं? तो क्या है रोमांटिकवाद का मतलब? एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रीय सामूहिक विरासत के निर्माण के लिए तर्क के बजाय भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमय संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, उसे रोमांटिकवाद कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 जर्मनी का रूपक क्या है? रूपक मतलब चिन्ह। तो क्या है? जर्मेनिया जो है वो जर्मनी का रूपक है, जो वीरता का प्रतीक बलूत के पत्तों का मुकुट धारण करती है। ओके, ये जैसे अपने यहां अगर भारत में क्या रूपक है? भारत माता। लाइक दिस देयर जर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर 8 1832 की संधि, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि बोला जाता है, 1832 की संधि को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यहां से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आज किया गया है वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? वियना संधि हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में हुई अधिकांश परिवर्तनों को समाप्त करना। मतलब नेपोलियन का जो युद्ध हुआ था 1815 में, कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू का युद्ध हुआ था। तो उसी टाइम में वियना संधि हुई थी, और यह संधि में बोला गया था कि जो नेपोलियन के युद्ध हैं, इस दौरान यूरोप में कई परिवर्तन हुए थे और ये लोग चाहते थे कि यहां पर परिवर्तन ना हो, और रूढ़िवादी शासन व्याख्याओं को बहाल करना, और जो पहले की चली आ रही चीजें थी उनको ही बोला कि आगे बढ़ाओ, परिवर्तन नहीं लाना था। ठीक है, तो ये थी वियना संधि। ये आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसे लर्न कर ले। अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैजनी द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम बताइए। यहां पर संस्थाओं भी आ सकता है या फिर समाज भी आ सकता है कि मैजनी द्वारा स्थापित समाजों के नाम क्या हैं। तो क्या है? इसको बोलते थे मैजनी को इतावली क्रांतिकारी। क्या बोलते थे? इतावली क्रांतिकारी। जोसेफ मैजनी ने 2 गुप्त समाजों की स्थापना की।
नंबर फर्स्ट को बोला जाता है यंग इटली और नंबर सेकंड को यंग यूरोप। यंग इटली 1831 में मार्सिले में स्थापित और यंग यूरोप 1834 में बर्न में स्थापित था। ठीक है, तो ये दो समाज जो हैं इनकी स्थापना मैजनी ने की थी। आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि यंग इटली और यंग यूरोप इन दो समाजों की स्थापना किसने की। यहाँ पर मैजनी, कैवर, गैरिबाल्डी ये सब दे देते हैं। ठीक है, तो आपको सही आंसर पे टिक करना है आपका मैजनी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, रूढ़िवादियों में मैजनी को अपना शत्रु क्यों माना? जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी यानी जो पुरानी विचारों को मानते चले आ रहे थे, उनको रूढ़िवादी कहा जाता था। तो वो बोला है कि मैजनी को अपना शत्रु क्यों माना? तो इन्होंने मैजनी को अपना शत्रु इसलिए माना कि रूढ़िवादियों ने गुइशुप्पे मैजनी को अपना सबसे खतरनाक शत्रु माना, क्योंकि मैजनी के क्रांतिकारी विचार, राजशाही के प्रति घोर विरोध और इटली के एकीकरण व लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के दृष्टिकोण ने यूरोप की पुरानी रूढ़िवादी और राजशाही व्यवस्था की स्थिरता को सीधे तौर पर चुनौती दी। मैजनी के विचार में था एक राष्ट्र, एक जनता और एक गणराज्य, लेकिन रूढ़िवादी लोगों का क्या था? क्रांतिकारी विचार थे किसके? मैजनी के। राजशाही का विरोध करते थे, इटली का एकीकरण भी इन्होंने किया मैजनी ने, लोकतांत्रिक गणराज्य पुरानी व्यवस्था को चुनौती। इसलिए रूढ़िवादी लोग थे जो मैजनी को अपना शत्रु मानते थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? देखते हैं आंसर में। फ्रांस को पहली बार 21 सितंबर 1792 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गणतंत्र घोषित किया गया था, जब नेशनल कन्वेंशन ने राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगर इसकी डेट फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया तो 1792 होगा। और एक क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो अगर क्रांति की बात आए तो ये क्रांति हुई थी 1789 में। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के सूत्रधार कौन थे? यानी जर्मनी के एकीकरण को किसने शुरू किया था? आंसर में है आपका, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य सूत्रधार प्रेशिया के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे। जर्मनी का एकीकरण जो है वो ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था। उन्होंने अपनी कूटनीति, प्रशासनिक क्षमता और सेना के बल पर 19वीं शताब्दी में बिखरे हुए जर्मन राज्यों को एकजुट किया। किसने? बिस्मार्क ने। ठीक है, अगर इटली की बात आई थी तो इटली को मैजनी ने और जर्मनी को ऑटो वन बिस्मार्क ने। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आस्क किया गया है कि इटली के किस राज्य पर इतालवी राजघराने का शासन था? किस पर था? देखते हैं आंसर को। इतालवी एकीकरण से पहले 1858 में इटली जिन 7 राज्यों में विभाजित था, उनमें से केवल सार्डिनिया पिगमोंट राज्य पर ही किसी इतालवी राजघराने का शासन था। तो इटली के किस राज्य पर इतालवी का शासन था? सार्डिनिया पिगमोंट पर। ठीक है, अब इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाते हैं कि यहाँ एक शक्तिशाली इतालवी राजघराना था। कहाँ? इटली में। एक अपेक्षाकृत अधिक संगठित और विकसित था। ठीक है, इसी राज्य ने आगे चलकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि किस राज्य ने आगे चलकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप बता सकते हैं आंसर में सार्डिनिया पिगमोंट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है, सार्डिनिया पिगमोंट। तो ये थे आपके 14 क्वेश्चंस जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छे से लर्न करना, रिवीजन करना, और फिर टुमारो हम इसी चैप्टर के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।